Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। Domestic markets are closed today on account of a public holiday, but markets in Asia, US and Europe rise on better than expected data. Finance Minister Nirmala Sitharaman says global policy response is required for crypto assets, and global crude oil prices gain after IEA says that global demand to rise to a record high this year. आर्थिक सुर्खियों में अमेरिका, एशिया और यूरोपीय शेयर बाजारों में बेहतर आर्थिक आंकड़ों की उम्मीदों से तेजी का दौर। घरेलू शेयर बाजार में आज अवकाश रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए वैश्विक नीति बनाने पर जोर दिया और आईईए द्वारा इस वर्ष ऊर्जा मांग में रिकॉर्ड बढ़त रहने की उम्मीदों से वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर तेजी का दौर रहा है। वैश्विक केंद्रीकृत बैंकों द्वारा ब्याज दरें यथावत बनाए रखने की उम्मीदों से बाजार में उत्साह रहा। जापान का निक्केई 1.2%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.6%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% की बढ़त से बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक भी 0.3% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती का दौर रहा। फ्रांस, जर्मनी और लंदन के शेयर सूचकांक 0.4% से 0.6% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में नरमी लाने के संकेतों से बाजार में उत्साह नजर आया। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। पुनीत, चूंकि घरेलू शेयर बाजारों में आज अवकाश था, एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी शेयर बाजारों से बहुत अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों में देखें तो आमतौर पर लगभग सभी सूचकांकों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जहां चीन में निर्यात के आंकड़े बहुत अच्छे नजर आए हैं, वहीं जापान में ये भी कहा जा रहा है कि वहां के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ने भी काफी नरमाई रखी है अपनी नीतियों में। किस तरह से आंकते हैं ये जो एशियाई बाजारों का रुख है? क्या हम ये मान के चलें कि अब वैश्विक परिदृश्य धीरे धीरे ही सही लेकिन बदल रहा है, खासतौर पे आर्थिक आधार पर? बिल्कुल अमित, आपका जो समरी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है मैं कहूंगा, और बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिक डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड। कल अमेरिका में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो कि मैन्युफैक्चरर्स जो प्राइस पे करते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, वो आंकड़े आए और वहां पर कीमतों में कमी देखी गई, गिरावट देखी हमने। वो बहुत एक अच्छा एक पॉजिटिव संकेत था कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन अमेरिका में कम आएगा, और उससे आपने देखा कि डॉलर इंडेक्स में भी कमी आई। डॉलर इंडेक्स 101 से नीचे आ गया, और ये वहां पर उम्मीद है अमेरिका में कि मैक्सिमम एक और इंटरेस्ट रेट हाइक आ सकता है मई में, लेकिन उसके बाद अब शायद वहां पर कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा। साथ में हमने आज देखा कि सिंगापुर में के सेंट्रल बैंक जो है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उन्होंने आज इंटरेस्ट रेट, उनका मीटिंग थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, पॉज कर दिया और इंडिकेट किया कि अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में हम देख रहे हैं कि अब जो रुख है सेंट्रल बैंक का वो बदल रहा है, और अब वो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन में कमी आ रही है और हम इंटरेस्ट रेट्स पर और बढ़त नहीं करेंगे। जापान में देखिए अभी तक बहुत इजी मॉनेटरी पॉलिसी रही है, कुछ अब इस वक्त चिंताएं हैं। मैं ये कहूंगा पूरे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जापान का एक थ्रेट है, क्योंकि जापानीज सेंट्रल बैंक से ऐसा लग रहा है कि वो शायद थोड़ा इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएंगे अभी। इनफैक्ट वॉरेन बफे ने काफी बड़े पैमाने पर जापानीज बॉन्ड्स बेचे हैं पिछले हफ्ते। तो कुल मिलाकर काफी मिक्स्ड डेटा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल इंडिकेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो बढ़ रही थी अब वो थम गई है पूरे विश्व में, और मुझे लगता है कि इसी वजह से मार्केट्स पॉजिटिव हैं एशिया में भी और बाकी बाजारों में भी।
Puneet, the repo rate is at 6.5%. A stay in the repo rate was announced by the central bank governor Shaktikanta Das before this consensus on the part of finance ministers and central bank governors that we are seeing in the second G20 meeting that is being held right now. Are they likely to come down? Inflation figures for India at least is at 5.6% CPI. They expect the CPI to come down to 5.2. Do you expect the repo rate to come down or just remain at 6.5%? So Arjun, my own first good thing about India is that Reserve Bank of India has been ahead of the curve, unlike many central banks in the world which were behind the curve and they were acting as a reaction to data. RBI has been proactive and their forecasting has been actually very good, and therefore I think RBI did a very timely pause in interest rates. My own, if I look at all the data, the kind of expectations which are being given by various players and the state of the economy, I think in India we will be on pause for quite some time, maybe till end of the year, and only when globally interest rates turn down, possibly RBI will start cutting rates. But I think before that, RBI will shift its stance from tightening to easing money policy. I mean, you realize, Arjun, that actually before you increase the interest rates, you actually start easing the money supply. So they have to increase the money supply, which has been tightened a lot in the last couple of years. I think first step will be to ease the supply of money. And then later on, probably early next year, we will see some kind of, or later, at the fag end of this year, maybe there will be a couple of interest rate cuts. पुनीत, जिस तरह से अभी आपने बात करी कि भारत में जो महंगाई दर यानी मुद्रास्फीति के मोर्चे पे काफी राहत है और रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही शायद उसको यथावत बनाए रखे। हम इसमें दो चीजें और जोड़ते हैं, जो कंपनी रियायत के नतीजे हैं और अभी जो कंपनियों का प्रदर्शन है। जिस तरह से बाजार में डिमांड यानी मांग भी निकलती हुई नजर आ रही है और जो केंद्र सरकार ने जो बजट भी पेश किया था उसमें ढांचागत सुविधाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत बड़े पैमाने पर निवेश और खर्च की बात की गई थी। ऐसे में रिजर्व बैंक उद्योग जगत के लिए, मझोले कंपनियों के लिए या अन्य उद्योगों के लिए किस तरह की नीतियां बनाता हुआ नजर आता है, जबकि ये भी नजर आ रहा है कि बाजार में कंपनियां अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और पुराने दौर से उबर कर धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने पटरी पर वापस आ रही हैं। रिजर्व बैंक किस तरीके से उनको मदद करेगा? और ब्याज दरें चूंकि नहीं बढ़ रही हैं, ये तो एक अच्छी बात है ही है, लेकिन क्या ऐसे दौर पे रिजर्व बैंक ब्याज दरों को में मामूली राहत या कुछ और तरीके से राहत देने की कहीं ना कहीं रास्ता निकाल सकेगा? देखिए अमित, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एक ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं साफ तौर पर कि अगर भारतीय इकोनॉमी को हम दो हिस्सों में बांटे, एक इंटरनल इकोनॉमी है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है और एक एक्सटर्नल सेक्टर है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, तो क्लियरली हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें स्लो डाउन आ रहा है, उसमें जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इन्फोसिस और टीसीएस के आंकड़े देखें जो पिछले 2 दिन में आए हैं, वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो अभी बहुत सुस्त है और उसमें कोई पिकअप नहीं है। लेकिन जो डोमेस्टिक मार्केट का डेटा आ रहा है, यदि हम बैंक्स के डेटा की बात करें, 15% से ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ है। यदि हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें, हम डोमेस्टिक ग्रोथ के जो नंबर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा देखें, वो सब ये बता रहा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छा कर रही है। और मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक जो आपका, और उसमें जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री परफॉर्मेंस है उसके अंदर देखिए जो एमएसएमईज हैं उनका बहुत बड़ा रोल है और ये सभी एक्नॉलेज करते हैं, सरकार भी एक्नॉलेज करती है, रिजर्व बैंक भी एक्नॉलेज करता है। कई पॉलिसीज भी लॉन्च की गई हैं एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, उनको एक्सटेंड किया गया रिसेंटली। मुझे लगता है कि आरबीआई जब मॉनेटरी ईजिंग शुरू करेगा तो वो सबसे पहले पॉलिसीज लाएगा जो एमएसएमईज को सपोर्ट करेगी। उनके लिए हो सकता है कुछ टारगेटेड, जैसे हम पहले होता था टारगेटेड रेपो ऑक्शंस, एक टारगेटेड पॉलिसी होगी जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को और मीडियम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगी। मुझे लगता है उनको सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है और इंटरेस्ट रेट्स के लिए भी, चाहे वहां इंटरेस्ट सबवेंशन हो या इंटरेस्ट मॉनेटरी ईजिंग हो, मुझे लगता है कि वो एक जरूरी चीज है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिफोर द लार्जर इंटरेस्ट रेट कट्स
मुझे लगता है कि ये जो मीडियम कंपनीज और स्मॉल सेक्टर है उसके लिए पॉलिसीज आएंगी। एक और बात हम ध्यान रखें कि ये जो अगला वर्ष है काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन ईयर में काफी इस तरह की पॉलिसीज आती हैं जो सपोर्ट करती हैं वाइडर इंडस्ट्री को, तो डेफिनेटली मुझे काफी उम्मीद है कि यार दो चीजें पुनीत इसके साथ साथ, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो आमतौर पे ये देखा जाता था, शायद आप कह सकते हैं कि मैं आपकी बातों पे ही एक और चीज पूछना चाह रहा हूं कि जो वर्तमान सरकार है आमतौर पे ऐसा माना जाता था कि जो बजट बनता है वो चुनावों को ध्यान में देखकर बनता है। इस सरकार ने इस मिथक को शायद तोड़ने का प्रयास किया है, मेरा ऐसा अपना अनुमान है। आप कितने सहमत हैं, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, हम अगर अब घरेलू डिमांड पे ही सही, अगर हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है, ऐसे दौर में सरकार लोक लुभावन उपायों के बजाय ये जो आर्थिक हमारी जो तेजी या आर्थिक वृद्धि है इसको बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठा सकती है या उठाने चाहिए, एक विशेषज्ञ के तौर पर आपका क्या मानना है? देखिए, पहली बात मैं कहूंगा कि मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो अभी बजट आया था वो लास्ट फुल बजट था बिफोर इलेक्शन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो बजट होगा वो ऑब्वियसली इलेक्शन की वजह से पूरा फुल बजट नहीं होगा। और तो मुझे लगता है कि और ये बजट बिल्कुल भी पॉपुलिस्ट नहीं था। तो नॉर्मल हम देखते हैं कि सब्सिडीज और फ्रीबीज और आप पैसा बांटने की बातें करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ हो नहीं सकता और उससे आपका फिस्कल मैच जरूर खराब हो जाता है। तो डेफिनेटली सरकार ने पॉपुलिज्म को नहीं अपनाया। सरकार का मानना यह है कि पॉपुलिज्म से इलेक्शन नहीं जीते जाते और वो एक अच्छी चीज है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो साथ में स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जैसे मुद्रा स्कीम की बात करें हम, 8 वर्ष उसको 7 वर्ष हो गए हैं मुद्रा स्कीम को लॉन्च हुए और बहुत बड़ा पैमाने पर उसमें सक्सेस देखी गई। 40 करोड़ अकाउंट से ज्यादा लोन डिसबर्स करे हैं, करीब 24 लाख करोड़ का लोन मार्च के महीने तक 24 लाख करोड़ के लोन डिसबर्स किए गए हैं मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज को, बल्कि इसमें 85% लोन जो है वो बिल्कुल माइक्रो 50,000 से आसपास के लोन हैं। तो ये एक मैं इसको पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल एक सही स्कीम है जो छोटे उद्योगों के लिए पैसा प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए आप इस प्रकार की स्कीम जरूर देख सकते हैं, लेकिन पॉपुलिस्ट स्कीम्स की पैसा आप फ्री में बांट रहे हैं, जिसको फ्रीबीज कहते हैं, वो डेफिनेटली हम नहीं देख रहे। गवर्नमेंट के पास क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफी बढ़िया अच्छे लेवल से बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि और जरूरत है कि हम जो हमारा फिस्कल एलोकेशन है उसको स्मार्टली करें। देखिए, अगर आप उसको वेस्ट कर देंगे, आज बहुत बड़े अच्छी टैक्स कलेक्शंस हैं गवर्नमेंट की और बजट का साइज बहुत बड़ा हो गया हमारा, तो आज गवर्नमेंट के पास ये रिसोर्सेज है कि वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सके। तो हम देख रहे हैं कि वो डेफिनेटली वो स्कीम्स आनी है। लेकिन पॉपुलिज्म जो है, जिसे पॉपुलर शब्द में कहा जाता है जी, फ्रीबीज, वो मुझे लगता है कि वो तो नुकसानदायक ही है और वो हुआ भी नहीं है फॉर्चुनेटली फॉर अस। अच्छा पुनीत, इन सारी चीजों के बीच हम जहां एक तरफ बात करते हैं कि उद्योग जगत को एक सही दर पे पैसे मिलने चाहिए, उनके लिए जो वर्किंग कैपिटल की लागत में निरंतर कमी आनी चाहिए या उसमें एक रीजनेबिलिटी बनाई रखनी चाहिए, ऐसे के साथ साथ जो घरेलू बचत दरें होती थी या जो एफडीज एक खासतौर पर माना जाता था, पिछले काफी सालों से उसकी ब्याज दरें बहुत कम आ गई थी। अभी वापस से बैंकों ने धीरे धीरे ही सही लेकिन उन ब्याज दरों को थोड़ा सा आकर्षक बनाया है, तकरीबन 7 से 7.25% तक भी ब्याज दरें पहुंची हैं। क्या इसमें किसी, अगर जो भी ब्याज दरों पे केंद्रीय बैंक बदलाव करता है, क्या आपका ऐसा मानना है कि इसमें भी कटौती होने की संभावनाएं बनेंगी? अमित, देखिए, पहली बात ये कि आप तो उद्योग जगत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप ये जानते हैं कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो वन ऑफ द कॉस्ट फैक्टर्स होता है इंडस्ट्री के लिए। सारा इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस जो है वो इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं करती। इंडस्ट्री की कॉस्ट डिपेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के ऊपर, बहुत सारी एक कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस पे बहुत नेगेटिव असर नहीं आता। हाँ, जरूर प्रेशर जरूर पड़ता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं इंडस्ट्री की, जो आप गवर्नमेंट स्टेप्स उठा सकती है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी रही है टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट, और हमने देखा है कि एफडीज में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उसमें भी अगर आप देखें तो कुछ टारगेटेड स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे इस बजट में
सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जहां पर ब्याज दरें ज्यादा मिलती हैं सीनियर सिटीजन को, तो उसका जो सीलिंग थी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी, 30 लाख कर दी गई है। इसी प्रकार से और भी जो सीनियर सिटीजन के कुछ और ऑप्शंस हैं सेविंग्स के, वहां पर हाई इंटरेस्ट रेट्स है, तो वहां पर उनको बचत का ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो मुझे लगता है जो सही एक टारगेटिंग है कि किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हैं और वो उनको ज्यादा कमाई नहीं होती व्यापार से, तो वहां पर हम सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन जो आम जनता है उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, चाहे वो बोरोइंग के हो चाहे लेंडिंग के हो, वो एक मार्केट लिंक्ड है। आई थिंक थोड़ा बहुत रहेगा। देखिए, मैं ये मानता हूं कि इंटरेस्ट रेट्स आने वाले टाइम में बहुत नीचे नहीं आएंगे। जो हमने टाइम देखा था कि रेपो रेट 4% का, वो मुझे नहीं लगता कि हम 3.5-4% का रेपो रेट में पहुंचेंगे। रेपो रेट बहुत ज्यादा नहीं घटेंगे आने वाले 2 वर्षों में, इसलिए डिपॉजिट रेट में मुझे कटौती कोई बहुत ज्यादा नहीं लगती। हल्की फुल्की कोई आप कटौती देखे तो बात अलग है। नहीं, ये तो मैंने माना कि आपने कहा कि दिसंबर से पहले रिजर्व बैंक के पास शायद कोई बहुत बड़ा मौका होगा कि वो जो बेस रेट है उसमें कुछ कटौती करे, या CRR में जो बेस रेट है उसमें कुछ कटौती करे। आपके हिसाब से एक जो रीजनेबल रेट है वो अभी कहां पे आप देखते हैं? देखिए, मैं अगर इसको बॉन्ड यील्ड से, क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड होती है सरकार की, वो एक आप कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न रेट है इन्वेस्टमेंट के लिए कह लीजिए, या वो उसको बेंचमार्क बैंक्स यूज करते हैं। तो अभी वो 7.2 के आसपास है। मुझे लगता है यहां से 6% के आसपास जो है 1% नीचे, वो एक रीजनेबल रेट है। क्योंकि अगर आप भारत में देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो करीब 4-5% के आसपास रहता है बिकॉज ऑफ आवर ओन डोमेस्टिक रीजंस। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 5%, उसको थोड़ा, क्योंकि 1 या 2% जो है वो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट होती है, यानी इन्फ्लेशन प्लस 2% हम नॉर्मली, ये एक बेंचमार्क है इंटरेस्ट रेट के लिए। अगर हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% रहेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट शुड बी 2% हायर एट अबाउट 6 to 6.5%. Puneet, we've been talking about the domestic market in the context of the Asian markets. Do tell us about the Bank of Japan and what their latest move is in terms of US Treasury securities and the yen as well, and the importance really they have in the Asian market, both in currency, both in terms of debt, and of course the investments in the emerging markets. So Arjun, right now there is a very diverse trend happening in global markets. We see that US Treasury yields, the interest rates on US government bonds, that has come down a lot, particularly in the shorter term tenure. That because 2-year Treasury yields had gone up above 4%, that has again come down. However, and in Europe, in fact, what has happened is that euro prices vis-a-vis the dollar or euro vis-a-vis the rupee, that has shot up to about 91. So Europe, because we believe that they will continue to raise interest rates, therefore euro has been doing very well. It has been going up a lot. However, the biggest confusion I would say right now in the global markets is with regard to Bank of Japan, because Japanese central bank did not raise rates during the entire cycle. In fact, they only allowed the yield curve to move a little higher. They managed the yield curve. But now there is widespread expectation that government of Japan will allow interest rates to move a bit higher. And that is why we see a lot of sell-off in Japanese bonds lately. That has been causing some turmoil. Most of it has been confined to fixed income markets, to bond markets. But if it grows any bigger, see, if there's a shift of 10-20 basis points, maybe the markets can absorb it. But if government of Japan, Bank of Japan allows interest rates to go up by 25 basis points or more, then I think it will cause a lot of selling in Japanese bonds, and that will disrupt the financial markets. So that is the only threat right now in the global scenario. I think all central banks will keep interest rates low, will stable. But Bank of Japan can be the only place where this interest rates can move higher, and that can cause further tightening of money supply. Also, the Japanese central bank has been unwinding its position in US Treasury securities to the tune of more than $3 trillion. We had discussed about this earlier as well. What does this mean for liquidity, and more importantly, debt has been raised as a very important issue in the second G20 meeting of finance ministers and central bank governors, that it's not just the monetary policy that is at issue in terms of pausing
the discount rate or the repo rate, but also what the fiscal expenditures are, whether the nations are in a debt trap or not. So interestingly, Japan, which is one of the richest nations on earth, is also heavily indebted. So government of Japan has borrowed very heavily, which is very surprising because, but that is the way it is, and they have invested very heavily abroad. In fact, Japanese life insurance companies, they are among the largest investors globally. They have about $3 trillion in assets under management. So Japan has been a very big supplier of capital to the whole world, largely because the domestic interest rates in Japan were very low, almost zero, and they have been investing all over the world. So all the events that you mentioned is again what I was alluding to earlier, that if for some reason Japanese government decides to reduce its indebtedness, to reduce the money supply, then a global supply of money will get affected. That is a threat right now. I don't think it is happening in that way. Markets are apprehensive that it might happen a little bit. So that is it. And therefore, selling of U.S. Treasury bonds by Central Bank of Japan, I mean, all those things are in that same direction, in the direction of reducing their indebtedness, in the direction of reducing the money supply, and let's see what is the impact of that on the world. Well, now that we've discussed the macroeconomics of the Asian markets, do tell us about the Sensex and Nifty, 9th consecutive day of gains we have seen in the stock market. How do you see Monday panning out? We have a 3-day break, Friday, Saturday, Sunday, and what happens on Monday? So, Arjun, as you know that across the globe we have this mixed trend happening, and again in India what we saw lately, we saw that the bank stocks have done very well, and we are expecting very good corporate numbers from banks beginning tomorrow. Tomorrow is HDFC Bank results, and after that, no other banks' results will come. We are expecting those numbers to be very good, so markets will trend higher on that. However, the IT numbers, TCS and Infosys, they have been very disappointing. In fact, Infosys stock fell by 9% yesterday in US market trading. So when the markets open on Monday, Infosys will definitely be lower significantly. That will put a lot of downward pressure on the market. But I think banks and financial sector stocks will do better. So it's going to be a mixed bag. Overall, I think markets will be strong. I don't see markets going down merely because of IT stocks, but IT sector will definitely be under pressure. Well, let's have a look at the U.S. market now. U.S. markets ended higher yesterday as economic data showed cooling inflation and a loosening labor market fueling optimism that the Fed could be nearing the end of its aggressive interest rate hike cycle. All three major U.S. stock indices surged over 1%, with tech major Apple, Microsoft and Amazon pushing the tech-heavy Nasdaq up nearly 2% to its biggest one-day percentage jump in nearly a month. The Dow Jones Industrial Average rose 383 points, 1.1% to 34,030. The S&P 500 gained 54 points, 1.3% at 4,146. And the Nasdaq Composite added 237 points, 2% at 12,166. Data showed a steeper than expected cool down in producer prices and new claims for jobless benefits. The data comes on the heels of recent CPI report, which cemented the likelihood of yet another 25 basis points rate hike at the conclusion of next month's Federal Open Market Committee policy meeting. Puneet, we are seeing the quarterly earnings and the macroeconomic data from the U.S. Very positive, yet inflation is still a concern. How do you see global consensus on monetary and fiscal policy influencing U.S. decisions right now? So I think the major events on economic front are actually happening within the U.S., whether it is the banking crisis or the inflation part or the other trade data, etc. So largely the U.S. policy is right now focused on what is happening within the U.S. Europe is no longer. There was a lot of concern about Europe earlier, but I think U.S. is now more focused on the economic prospects of the U.S. companies. We will see U.S. banks coming out with results from today onwards. In fact, today when the markets open in U.S., we will see the big banks start reporting the numbers. I think they will be watched very closely to see the condition of financial stability within the U.S. markets. So I think that will be the major factor. Also, there are the producer prices you mentioned that has come down. Is that sustainable? And what does that mean for the supply chain network and global prices? So producer prices came down actually by 0.5% month on month yesterday, which is very high. I don't expect that trend to 0.5% decline in PPI is massive.
Of course, that can't be sustained. We will see producer PPI I expect to be moderate, 0.1, 0.2, minus 0.1. So flattish kind of numbers. So I think going forward, that is indicative of the fact that PPI actually feeds into the CPI, Consumer Index, and it is telling us that going forward, after 2-3 months, we will see very low inflation numbers in the US. Well, let's have a look at the oil market now. Global crude oil prices rose today after the energy watchdog International Energy Agency said it expects global demand to rise to a record high this year on the back of a recovery in Chinese consumption. The IEA also warned that output cuts announced by OPEC Plus producers could exacerbate an oil supply deficit and hurt consumers. Brent crude oil futures rose by 22 cents or 0.3% to $86.31 per barrel. US crude rose 21 cents or 0.3% to $82.37 per barrel. In its monthly report, the IEA said world oil demand is set to grow by 2 million barrels per day in 2023 to a record 101.9 million barrels per day, driven in most part by stronger Chinese consumption after the lifting of COVID restrictions. Jet fuel demand accounts for 57% of the 2023 gains. It said, the IEA said, the OPEC Plus decision could hurt consumers and global economic recovery. The IEA also said it expected global oil supply to fall by 400,000 barrels per day by the end of the year, citing an unexpected production increase of 1 million barrels per day from outside of OPEC Plus beginning in March versus a 1.4 million barrels per day decline from the producer bloc. Very briefly, Puneet, oil consumption is going up even though supply is being reduced marginally. But why is it that global growth has slowed down? So global growth is of course always a major driver of oil demand, and while there is this attempt to manage oil markets, I think overall if global growth stays low, then oil prices will come down. Oil demand will definitely come down. Let's see what happens in China, because China is right now recovering very fast. Let's see how demand grows in China. That will be a major factor in global demand projections. And before we take up the discussion further, let's have a look at our second headline story on the G20 meeting. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that global policy responses are required for crypto assets, as its implications can impact both emerging and developed economies. She said this while briefing the press at the culmination of the second meeting of G20 finance ministers and central bank governors under the G20 India presidency in Washington, D.C. Speaking on the possible outcomes of the meeting, Nirmala Sitharaman said finance ministers and central bank governors have recognized the urgency to address debt vulnerabilities, including strengthening multilateral coordination toward addressing increasing debt distress in low-income and vulnerable middle-income countries. On the international taxation issue, she said participants stressed on the need to galvanize international efforts towards achieving a fair, sustainable and modern international tax system. पुनीत, बहुत संक्षेप में जो वित्त मंत्री के जो संकेत हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि क्रिप्टो संपत्तियां जो हैं, इसके लिए वैश्विक तौर पे कहीं ना कहीं हमें नियंत्रण करने के लिए इसमें कुछ न कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी. क्या मानना है आपका? बिल्कुल, देखिए, अनलाइक फिजिकल एसेट, करेंसी हो गई या दूसरी मार्केट हो गई, जहाँ फिजिकल बॉर्डर से आप उनको रोक सकते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी का दुनिया है, यहाँ पर फिजिकल बॉर्डर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है. तो डेफिनेटली ग्लोबल, जो बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर ग्लोबल रिस्पॉन्स नहीं है, कोई एक देश क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं कर सकता, सभी को मिलकर के इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, तभी ये इफेक्टिव होगा, क्योंकि फिजिकल बॉर्डर यहाँ काम ही नहीं करते. जी, स्टॉप इट फिजिकली. जी, पुनीत, चूंकि भारत में आज सराफा बाजार में अवकाश रहा है, बहुत संक्षेप में सोना 60,000 से ऊपर और चांदी भी निरंतर तेजी के दौर पे, आपका क्या मानना है? देखिए, 61,000 को क्रॉस कर गया सोना कल रात को रेट. मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स क्योंकि अब 101 से नीचे आ गया है, थोड़ा और कमजोर होगा, तो मुझे लगता है भी तेजी बरकरार रहेगी, मजबूती बनी रहेगी दोनों में. पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद. धन्यवाद. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर. Domestic markets are closed today on account of a public holiday, but markets in Asia, US and Europe rise on better than expected data. Finance Minister Nirmala Sitharaman says global policy response is required for crypto assets, and global crude oil prices gain after the IEA says the global demand to rise to a record high this year. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.